हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप अपनी कहानी या आप बीती मुझे इंस्टाग्राम पे दिए हुए लिंक पे भेज सकते हैं। तो आइए आज फिर से शुरू करते हैं कुछ सच्ची और डरावनी आप बीती। पहली कहानी। मेरा नाम रोहित है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। यह घटना 2006 में हुई थी। 17 साल पहले मेरे पिताजी एक हाई स्कूल में रात की शिफ्ट में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे। रात में वह स्कूल में अकेले होते थे। एक रात वह एक वॉइस रिकॉर्डर लेकर काम पर गए। वह वर्कशॉप रूम में गए, जहां उन्हें हमेशा से एक अजीब सा एहसास होता था, और रिकॉर्डर को एक टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने ज़ोर से कहा, क्या यहाँ कोई और है? क्या किसी को कुछ कहना है? उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्डर को छोड़कर कमरे से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद मेरे पिताजी कमरे से बाहर आ गए। 1 घंटे बाद वह रिकॉर्डर लेने के लिए वापस गए। जब मेरे पिताजी उस रात घर आए तो उन्होंने रिकॉर्डर पर जो कुछ रिकॉर्ड किया गया था उसे सुना। मैं उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उन्होंने टेप चलाया रिकॉर्डर को सुनते हुए, मैंने सुना कि पिताजी वर्कशॉप रूम से बाहर निकलते हैं। दरवाज़ा बंद होता है और फिर लगभग 15 सेकंड तक सन्नाटा रहता है। 15 सेकंड बाद मैंने सुना कि कोई भारी कदमों से रिकॉर्डर की तरफ दौड़ता है और टेबल पर कुछ जोर से पटकता है, जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों से टेबल पर जोर से मारा हो। और उसके बाद एक बहुत ही तेज़ और गुस्से भरी गुर्राहट या चिल्लाहट सुनाई दी। यह आवाज़ पूरी तरह से शैतानी लग रही थी। मेरे पिताजी ने तुरंत टेप बंद कर दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। यह सुनकर वह बहुत डर गए। अगले दिन उन्होंने अपना 2 हफ्ते का नोटिस दे दिया और 2 हफ्ते बाद जाकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो काफ़ी डरे हुए थे। अगली कहानी। मेरा नाम अर्जुन है। मैं बेंगलोर कर्नाटक से हूँ। यह कहानी 2010 की है। जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं बेंगलोर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। यह स्कूल का नाम जॉन बैप्टिस्ट था, जो बहुत पुराना स्कूल है। मेरा अनुभव स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ था। ऑडिटोरियम का लेआउट समझाने के लिए मुख्य दरवाजे से अंदर जाने पर एक बहुत पुराना ऑडिटोरियम है। इसमें रंगीन कांच की खिड़कियां हैं और स्टेज की तरफ मुंह किए हुए पुरानी लकड़ी की कुर्सियों की कई पंक्तियां हैं। ऊपर बालकनी में बैठने की जगह है। मेरा अनुभव एक दिन थिएटर क्लास के बाद हुआ। हम ग्रीस नाटक के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस देर तक चली और हमने लगभग 11 बजे रात तक ख़त्म किया। मैं और मेरा दोस्त दिव्यांशु सब कुछ सही से रखने और दरवाजे बंद करने के लिए चेक कर रहे थे। जब हम वापस स्टेज पर आए तो हमने बालकनी में किसी को देखा। हमने एक दूसरे से पूछा कि यह कौन है, क्योंकि हम ऑडिटोरियम में आखिरी लोग थे। बाकी सब चले गए थे और मिस्टर राव क्लासरूम में थे। वह एक सुनहरे बालों वाला लड़का था जिसने स्कूल का बैंगनी और सफ़ेद रंग का लेटर जैकेट पहना हुआ था। दिव्यांशु ने उसे चिल्लाकर कहा कि ऑडिटोरियम बंद हो गया है और हम जा रहे हैं, उसे भी जाना चाहिए। लेकिन वह बस वहीं बैठा रहा और हमें देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर से कहा
कि हम जा रहे हैं, इसलिए उसे भी जाना चाहिए। फिर भी वह नहीं हिला और न ही कुछ बोला, बस हमें देखता रहा। इस समय तक हम डरने लगे थे। मैंने दिव्यांशु को मिस्टर राव को बुलाने के लिए भेजा, जबकि मैं वहीं रुका रहा। जब तक दिव्यांशु गया, मैं और वह लड़का बस एक दूसरे को देखते रहे। लगभग एक अनंत काल जैसा लगा। फिर दिव्यांशु और मिस्टर राव दरवाजे से अंदर आए। मिस्टर राव ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो मैंने कहा कि बालकनी में कोई है। मिस्टर राव ने ऊपर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जिस पल मैंने मिस्टर राव की तरफ देखा और फिर ऊपर देखा, वह लड़का गायब हो चुका था। मिस्टर राव को लगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब हमने गंभीरता से बताया तो हम सभी बालकनी में गए ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि वहाँ कोई है या नहीं। स्वाभाविक रूप से वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जिस कुर्सी पर वह बैठा था वह अभी भी नीचे थी। यह देखकर हम सभी डर गए। बालकनी और ऑडिटोरियम की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद हमने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि कोई नहीं है। इस समय तक आधी रात हो चुकी थी, इसलिए हमने लाइट बंद की, दरवाजे बंद किए और वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद मैंने स्कूल के इतिहास के बारे में शोध किया। मुझे पता चला कि एक छात्र ने ऑडिटोरियम में आत्महत्या कर ली थी जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। यह नहीं पता कि यह कब हुआ था और क्यों, लेकिन बस इतनी ही जानकारी मिली। वह लड़का इतना क्लियर और सॉलिड दिख रहा था। यह जानने के बाद मैं एक हफ्ते बाद क्लास के बाद ऑडिटोरियम में गया और ज़ोर से कहा, मुझे तुम्हारे साथ हुई घटना के लिए खेद है और आशा करता हूँ कि तुम शो का आनंद लोगे। मुझे लगा कि वह शो देखने के लिए वहाँ था। हमने शो किया और ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। अगर वह वहाँ था तो मुझे उम्मीद है कि उसे शो पसंद आया होगा। यह मेरी कहानी है। मैं आपकी ऐसी कहानियाँ भी सुनना पसंद करूँगा। मेरा नाम महेश है। मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। यह घटना 2020 में हुई थी। मेरा घर भूतिया है। यह एक पारिवारिक घर है, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यहीं बिताया है। मैं महामारी की शुरुआत में यहाँ वापस आ गया। मेरा बेडरूम हमेशा से वही कमरा रहा है, क्योंकि अगर मैं इस खास कमरे में नहीं सोता हूँ तो रात में चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। मैंने एक बार हॉल के दूसरी तरफ सोने की कोशिश की और मैं जागा तो देखा कि मेरी चादर मुझसे छीन ली गई थी और बिस्तर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। यह 3 रात लगातार हुआ, जब तक मैं वापस अपने कमरे में नहीं आ गया। जो चीज़ें अक्सर होती हैं वे हैं मेरे बिस्तर के पास वाली खिड़की पर खटखटाहट और खरोंचने की आवाज़। मैं अपने कमरे में कदमों की आवाज़ सुनता हूँ, जैसे कोई इधर उधर दौड़ रहा हो। जब तक मैं लाइट नहीं जला देता तब तक यह घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी मुझे ठंड हाथ या उंगलियों को स्पर्श करते हुए भी महसूस होती है। खिड़की पर होने वाली खटखटाहट और खरोंचने की आवाज़ इतनी तेज होती है कि मेरा बच्चा अगले कमरे में सुन सकता है। मेरे पास बाहर एक कैमरा है जो घर के उस हिस्से को देख सकता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं आवाज़ सुनता हूँ, फिर भी कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मेरी खिड़की पर
ब्लैकआउट पेंट लगा है, इसलिए मैं सीधे बाहर नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मैं एक सिलहुट के हिस्सों को इधर उधर घूमते हुए देख सकता हूँ। यह हफ्ते में कम से कम 3 बार होता है। हफ्ते में कम से कम एक बार मैं अपने कमरे में किसी भारी कदमों वाले व्यक्ति के दौड़ने की आवाज़ से चौंक कर जाग जाता हूँ। जैसे ही मैं लाइट जलाता हूँ या रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ, यह आवाज़ अचानक बंद हो जाती है। कभी कभी जब मैं बिस्तर पर लेटा होता हूँ तो मुझे अपने शरीर पर कहीं ठंडे हाथ या उंगलियों का स्पर्श महसूस होता है। सबसे ज़्यादा डरावना तब लगता है जब मेरा पैर चादर से बाहर होता है और मुझे वहाँ स्पर्श महसूस होता है। मेरे पास 2 कुत्ते और 2 बिल्लियाँ हैं। वे सभी मेरे साथ बिस्तर पर सोते हैं। हाँ, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ और वे अक्सर एक ही समय पर घबरा जाते हैं जब वे सभी एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि यह सब हो रहा है, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से इसे लेकर डर महसूस नहीं करता। मैंने हर तरह के उपाय किए हैं, जैसे भूत भगाने, बांधने, साफ करने, आशीर्वाद लेने पंडितों और मौलवियों के, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब यह चीज़ मेरे लिए डरावनी नहीं है, बल्कि सिर्फ परेशान करने वाली है। ये कहानी। हाय, मेरा नाम राजेश है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। यह कहानी 2005 की है। यह कहानी कई साल पहले की है, जब हम अपने पुराने घर में रहते थे। यह अनुभव मेरी पत्नी ने मुझे सुनाया था। उस समय मैं काम से बाहर गया हुआ था और शनिवार की सुबह थी। मेरी पत्नी हमारी पहली बेटी को घर में लिए हुई थी और वह घर पे अकेली ही थी। वह किचन में नाश्ते के बर्तन साफ कर रही थी। काम खत्म करने के बाद वह कपड़े बदलने के लिए बेडरूम में गई। कुछ मिनट बाद जब वह वापस किचन में आई तो उसने देखा कि कैबिनेट का दरवाज़ा ऊपर से नीचे तक पूरा खुला हुआ था, बल्कि सारे दरवाजे खुले थे, सारे कैबिनेट्स के। वह पक्के तौर पर कहती है कि जब वह किचन से गई थी तो कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं था। वह सभी कैबिनेट के दरवाजे बंद करके घर से बाहर निकल गई और सुबह का समय बाहर ही बिताने का फैसला किया। वह अपने मम्मी पापा के घर चली गई। उन्होंने यह कहानी अपनी माँ, पापा और भाई को सुनाई। उसके बाद वह और उसका भाई घर वापस आए। उनका भाई कुछ घंटे वहीं रुका, लेकिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। यह एकमात्र ऐसा मौका था जब कुछ ऐसा हुआ। आज तक हम यह नहीं समझ पाए कि यह कैसे हुआ, कि कोई आत्मा वहाँ रहती है या बस ये घटना किसी आत्मा द्वारा बस एक बार की गई। अगली कहानी। मेरा नाम आकाश है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। यह कहानी सन 2023 की है। मैं 17 साल का लड़का हूँ और हाल ही में छुट्टियों में कुछ दूर के रिश्तेदारों से मिलने गया था। इसलिए मेरा परिवार करीब 1 हफ्ते के लिए एक होटल में ठहरा। हम सभी एक ही कमरे में रह रहे थे। एक दिन मैं बर्फ़ लेने गया और बर्फ़ मशीन हॉलवे के दूसरे छोर पर थी। हॉलवे के बीच में बाईं तरफ एक और हॉलवे निकलता है, जिससे वहाँ एक टी का आकार बनता है।
इसलिए जब मैं उस जगह के करीब पहुंचा जहां यह टी जंक्शन था, तो एक बूढ़ा आदमी मुझे वहां दिखा। वह बहुत बूढ़ा था, शायद 80 साल से ऊपर का। वह धीरे धीरे चल रहा था, थोड़ा झुका हुआ और कांपता हुआ, जैसे कुछ बूढ़े लोग चलते हैं। जब वह उस जगह पर पहुंचा तो वह रुक गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस कंफ्यूज्ड सा लग रहा था। मैंने उसे नमस्ते कहा और वह अचानक चौंक गया, जैसे मैंने उसे नींद से जगा दिया हो। मैंने ज़ोर से बोला भी नहीं था। मैंने पूछा, आप ठीक हैं? वह मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और मुंह खोला, जैसे कुछ बोलने वाला हो, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह बस मुस्कुराता रहा। यह थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने कहा, आपका दिन अच्छा रहे, और वह फिर से हिलाकर मुस्कुरा दिया। मैं आगे बढ़ गया। कुछ सेकंड बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वह बस खोया हुआ सा लग रहा था। मैं बर्फ मशीन की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुझे बुरा लगा कि शायद वह किसी का खोया हुआ दादा हो, इसलिए मैं वापस मुड़ा। लेकिन वह आदमी अब वहाँ नहीं था। वह मेरे हॉलवे में नहीं था, इसलिए उसके जाने की एक ही दिशा हो सकती थी, जिधर से वह आया था। मैं तेजी से उधर गया, लेकिन वह उस हॉलवे में भी नहीं था। यह संभव नहीं था कि वह बूढ़ा आदमी इतनी तेजी से चला गया हो। लिफ्ट उसी हॉलवे में थी जिधर से वह आया था, लेकिन मेरे पास जाने का फैसला करने तक का समय इतना कम था कि वह लिफ्ट तक पहुंच भी नहीं सकता था, और उसे कोई दरवाज़ा खुलने या बंद होने की आवाज़ भी याद नहीं। मैं सच में मानता हूँ कि वह बूढ़ा आदमी कोई भूत था। उसके इतनी तेज़ी से गायब होने का कोई और तर्क नहीं हो सकता। इस बारे में अगली सुबह जब मैंने मैनेजर से पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हाँ, आप बाहर जाएं तो इस बारे में किसी से बात ना करें।